हेलो स्टूडेंट, दिस से अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश डीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय जिसका नाम है शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास। इसकी इकाई 5 जिसका नाम है शिक्षक विकास की समझ, ये आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके पहले ऑलरेडी इकाई 1, 2, 3 और 4 के वीडियो लेक्चर हम ला चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। इसके पूर्व अन्य विषयों के वीडियोस भी आ चुके हैं जो कि कंप्लीट चैप्टर्स हो चुके हैं, वो भी अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उन विषयों के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में इकाई 5 की जिसका नाम है शिक्षक विकास की समझ, इसमें हम चर्चा करेंगे यानी टीचर का डेवलपमेंट, टीचर का शिक्षक का जो विकास है उस पर सारे प्रश्न आधारित रहेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर स्टूडेंट को सेंटर में न रख के, छात्र को केंद्र में न रख के टीचर को, शिक्षक को केंद्र में रखकर सवाल पूछा जाएगा। तो सारे सवाल जो होंगे शिक्षक, शिक्षक के विकास, शिक्षक की ट्रेनिंग, इस पर आधारित होंगे। शिक्षक का महत्व, शिक्षक छात्र या शिक्षक अभिभावक का संबंध, इसके बीच हम बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है, ये इस विषय की अंतिम इकाई है। चलिए इसकी बात हम कर लेते हैं। तो 5वीं इकाई शिक्षा विकास की समझ, अगर इसकी अंक योजना की बात करें, पहले मैं बता दूं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम बात करें इसके अंक योजना की, जो भी बताऊंगा थोड़ी देर में। उसके बाद हम बात करेंगे कि डीएलएड की परीक्षाओं में, पूर्व परीक्षाओं में जो प्रश्न उत्तर आए हुए हैं यानी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षाओं में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके हम आंसर्स को यहां पर डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज और थ्योरी वाइज। साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हम कवर अप करेंगे जो आने वाली डेट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, यानी वो गेस क्वेश्चंस की तरह होंगे कि ये प्रश्न आने की पूरी संभावना होगी आने वाली डेट की परीक्षा के लिए। तो ये सब हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अंक योजना की बात कर लेते हैं। अगर इसके अंक योजना की बात करें तो ये पर जो अंक आवंटित कुल 15, टोटल 15 मार्क्स की इकाई है, यूनिट है, इस पर 15 अंक आवंटित है। इसमें से आपको 3 वस्तुनिष्ठ मिल जाएंगे, यानी एक मार्क्स के 3 प्रश्न मिलेंगे, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 मार्क्स वाले, जिसमें से आपको खाली स्थान भरो, रिक्त स्थान या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक नंबर के 3। फिर यहाँ पे आपको 2 अंकों के 2 प्रश्न आते हैं, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 आएंगे, यानी 2 मार्क्स के 2 हो जाएंगे, यानी 4 नंबर यहाँ पर हो जाएगा। इनके उत्तर आपको 30 शब्दों में लिखने होते हैं। उसके बाद है 4 अंक के 2 प्रश्न और, यानी 4 मार्क्स के 2 प्रश्न, यानी 8 यही हो गए, और 4 12, 12 और 3 15। तो इस प्रकार से कुल 15 अंक आवंटित हैं इस एक इकाई के ऊपर, यानी इस एक इकाई शिक्षक विकास की समझ को पढ़कर, इस एक वीडियो लेक्चर को आप देखकर 15 अंक हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। चलिए बिना किसी देरी के बात करें इसके अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस की। उससे पहले बता दूं कि यदि आप मध्य प्रदेश डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं और अपना मध्य प्रदेश डीएलएड का ये जो एमपी डीएलएड का डिप्लोमा है आपका डीएलएड, इसको आप 100% पास करना चाहते हैं, 90+% के साथ आपका डिप्लोमा बनाना चाहते हैं, डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास होना चाहते हैं, तो आप हमारा संपूर्ण कोर्स जरूर परचेस करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, जहां से आप ऐप डाउनलोड करके हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 33% ऑफ का लाभ उठा सकते हैं, ऑफर चल रहा है अभी। तो इस छूट के साथ आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको हर विषय का, हर इकाई का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, हर विषय का, हर इकाई का डिटेल नोट्स, हर विषय का, हर इकाई का शॉर्ट नोट्स, हर विषय का, हर इकाई का आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, ये सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ मैराथन और वीडियो लेक्चर मिलेंगे हर इकाई के सेपरेट। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये पूरा कोर्स होने वाला है। इस कोर्स को परचेस करने के बाद कहीं आपको किसी किताब, किसी सीरीज की खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे संपूर्ण तैयारी हो जाएगी मात्र एक कोर्स से। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कोर्स के बारे में बात करने के बाद सबसे पहले आते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है शिक्षक विकास क्या है, यानी टीचर का डेवलपमेंट, शिक्षा विकास, जो हमारा इकाई का ही नाम है वैसे तो उसका विकास क्या है और इसके प्रमुख आयाम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। यानी इसमें क्या क्या आयाम है, क्या क्या इसमें पढ़ा है, क्या क्या इसमें मेन प्रिंसिपल पॉइंट्स होंगे, उसकी बात करेंगे। तो पहले तो समझिए कि शिक्षा विकास है क्या, टीचर डेवलपमेंट है क्या। वैसे तो शिक्षक विकास ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाए और ऐसा नहीं कि एक दिन रुक जाए। शिक्षक विकास भी बिल्कुल सीसी की तरह ही है, यानी कि वो भी कंटिन्यूअस इवोल्यूशन की तरह ही है, कंटिन्यूअस चलते रहेगा, है ना, वो सतत चलते रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। यानी आज जो सीखा शिक्षक ने, कल जो सीखा, 10 साल पढ़ाने के बाद जो सीखा, 15 साल पढ़ाने के बाद जो सीखा, उसका विकास कंटिन्यू चलते रहता है। यानी शिक्षक के विकास की प्रक्रिया भी कैसी है, सतत और निरंतर है, कंटिन्यूअस है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके माध्यम से शिक्षक क्या करता है, अपने ज्ञान, अपने कौशल, अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने मेथड्स को, अपने दृष्टिकोण यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव को, नजरिए को, इन सब को धीरे धीरे सुधारते रहता है, बेहतर बनाते रहता है। इसी से शिक्षक का विकास होता है। किसी एक पहलू से शिक्षक का विकास हम नहीं नाप सकते कि टीचर का एक्सपीरियंस हो गया तो विकास हो गया, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस के साथ साथ उसका ज्ञान, उसके स्किल्स, उसके कौशल, ये सब बढ़ते रहने चाहिए। इसी से शिक्षक का विकास माना जाता है, ठीक है। अब वो जैसे जैसे शिक्षक का विकास होगा, शिक्षक अपने छात्रों को
और बेहतरीन ढंग से पढ़ा और सिखा पाएगा, यानी छात्रों का विकास भी और बेहतरीन ढंग से होगा। यानी शिक्षक का विकास और छात्रों का विकास जो होता है वो सीधा सीधा एक दूसरे से संबंधित होता है। यानी जैसे जैसे शिक्षक का विकास होगा वैसे वैसे छात्रों का भी और अधिक विकास होगा। ठीक है, इसलिए शिक्षक का विकास क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। समय समय पर शिक्षकों का विकास के लिए उन्हें वर्कशॉप, ट्रेनिंग, कार्यशालाएं आयोजित की जाती है, सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जाते हैं, उन्हें शिक्षा दी जाती है। अगर कोई सिलेबस चेंज होता है तो नए सिलेबस को पढ़ाने के लिए, और अगर कुछ नए तरीके से पढ़ाना है, कोई नई टेक्नोलॉजी है उसकी ट्रेनिंग देनी है, तो इन सब के लिए समय समय पर कार्यशाला, समय समय पर आप वर्कशॉप्स आयोजित किए जाते हैं। तो इस तरह से शिक्षक का विकास हो जाता है। ठीक है, और जैसे शिक्षक का विकास होता है वैसे ही छात्रों का भी विकास होता है, क्योंकि शिक्षक ही छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें पढ़ाते समझाते हैं। तो इस तरह से शिक्षक विकास सीधा सीधा किसके जुड़ा है, छात्रों के विकास से भी जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली उन्हीं से रिलेटेड है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा विकास के प्रमुख आयाम कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से उनके डायमेंशनल्स हैं, की डायमेंशन से कौन कौन सी जगहों पर उनका विकास या किन किन क्षेत्रों में जरूरी है। तो पहला तो भाई एक है व्यावसायिक ज्ञान और कौशल का विकास। ये व्यावसायिक ज्ञान होना चाहिए, यानी जो पढ़ाया जा रहा है उसका इस्तेमाल करके कैसे आगे चल के व्यवसाय के रूप में, बिजनेस के रूप में छात्र उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, और कौशल का विकास यानी स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। शैक्षणिक कौशल यानी कि शिक्षक के पास जो है पेडागोजिकल स्किल्स भी होनी चाहिए, यानी शिक्षा से संबंधित स्किल्स भी होनी चाहिए। ठीक, और क्या, चिंतनशील अभ्यास एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, यानी कि उनके पास चिंतन करने का, आत्ममंथन करने का, सोचने का, नजरिया, दृष्टिकोण निर्धारित करने का, इसका भी कौशल, स्किल होना चाहिए। ठीक, सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए, यानी सहयोग करते सीखना, सहयोग करते हुए सिखाना, ये सब भी टीचर के अंदर होना चाहिए। ये सब आप देख रहे हो एक अच्छे शिक्षक विकास के, एक अच्छे टीचर डेवलपमेंट के क्या है, आयाम है, डायमेंशंस हैं। फिर व्यक्तिगत और भावनात्मक विकास, यानी कि इंडिविजुअल और इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि टीचर अगर इमोशनल नहीं होगा, उसका इमोशनल या भावनात्मक विकास नहीं होगा, तो छात्रों का भी भावनात्मक या समयगात्मक विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी जरूरी है। साथ ही साथ शैक्षिक तकनीक और अनुसंधान, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और रिसर्च, ये भी बहुत जरूरी है कि एक अच्छा शिक्षक जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ होगा, जिसे नए नए जमाने की टेक्निक्स उसे पता होंगी, टेक्नोलॉजी उसे आएगी, तो वो उनका इस्तेमाल करते हुए अपने छात्रों को और बेहतर शिक्षा दे सकता है, स्वयं का भी और बेहतर विकास कर सकता है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ये सब जो है ये शिक्षा विकास के प्रमुख आयाम है, की डायमेंशनल से मेन डायमेंशंस हैं एक टीचर डेवलपमेंट के, ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो शिक्षा विकास क्या है, इसके प्रमुख आयाम क्या है, ये हमने देखा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई शिक्षक विकास में प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, इनका क्या महत्व है। किसी भी शिक्षक के विकास में ट्रेनिंग यानी कि उनका प्रशिक्षण और एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, इनका क्या भूमिका होता है, इनसे कैसे शिक्षक ज्यादा अच्छा सीखता है, उसका कैसे विकास होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि किसी भी शिक्षक के विकास में, शिक्षक ही नहीं किसी भी क्षेत्र में, किसी के भी विकास में प्रशिक्षण और एक्सपीरियंस यानी कि ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, अनुभव का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होता है ना। जैसे जैसे छात्र की ट्रेनिंग होती है वो भी अच्छा सीखता है, जैसे जैसे किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, किसी भी फील्ड में चले जाएंगे, वहां एक्सपीरियंस का, अनुभव का, साथ ही साथ ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण का, इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। जिसने ट्रेनिंग ली है, जिसका पास अनुभव ज्यादा है, जिसके पास जितना अनुभव वो उतना अच्छा अपने काम में, उतना बेहतर रहेगा, उतना ही कौशल रहेगा, उसके अंदर स्किल्स रहेंगे अपने काम को लेकर। तो ये बात जान लीजिए कि सिर्फ शिक्षक विकास में नहीं, किसी भी क्षेत्र में विकास में ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण और एक्सपीरियंस यानी अनुभव, इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो ठीक उसी प्रकार शिक्षक के क्षेत्र में भी, शिक्षा विकास के क्षेत्र में भी इनका एक्सपीरियंस, इनका रोल रहता है बहुत ज्यादा। तो शिक्षक विकास में प्रशिक्षण का यानी कि ट्रेनिंग का और फिर एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव का, इनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। ये अगर ना भी आए, थ्योरेटिकल नॉलेज अभी आपको किताब की भाषा का ना भी रहे, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपने शब्दों का इस्तेमाल करके, कि ट्रेनिंग का यानी कि प्रशिक्षण का, एक्सपीरियंस यानी अनुभव का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है शिक्षक के विकास में। सिर्फ शिक्षक के विकास में नहीं, अन्य क्षेत्रों के विकास में भी बहुत आवश्यक होते हैं। ये सब पॉइंट्स आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, अनुभव के द्वारा है ना, इन शिक्षक के पास जो भी स्किल्स होंगे, जैसे टीचर को पढ़ाना आता है, पर एक फ्रेशर टीचर जो पहले साल पढ़ा रहा है और एक 5 साल पढ़ा हुआ टीचर जो पढ़ा रहा है, दोनों के सिखाने के तरीके में बहुत अंतर होगा, क्योंकि एक के पास वही कौशल है, वही स्किल है पढ़ाने की, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो अनुभव स्किल्स को और मॉडिफाई कर देता है और बढ़ा देता है।
अगर कोई व्यक्ति के पास कोई स्किल है और उस स्किल की प्रैक्टिस 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कर ले तो वो और ज्यादा बेहतर हो जाता है और बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकता है और बेहतरीन तरीके से किसी कार्य को कर सकता है, सिखा सकता है। तो वही यहाँ भी लागू होता है। ठीक है, तो शिक्षक के पास जो स्किल होगी, अब हर शिक्षक के पास शिक्षा देने की स्किल होती है, यानी टीचर ट्रेनिंग किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, तो उसके पास टीचिंग कह सकते हो आप कौशल होंगे, स्किल्स होंगे, अच्छा समझाने का, अच्छा बोलने का स्किल्स होगा ही होगा। तो इन स्किल्स को अनुभव से और बढ़ाया जा सकता है। तो एक बेहतरीन शिक्षक, एक अच्छा शिक्षक जो है अनुभव के साथ और बेहतर होते जाता है और अच्छा होते जाता है। ठीक है, वह अपने स्किल्स में, अपने कौशल में, अपने वास्तविक व्यवहार में, अपने आसपास के वातावरण में अपने आप को ढाल लेता है अनुभव के हिसाब से और उसका कह सकते हो स्किल्स और कौशल बढ़ते जाता है, जिससे और ज्ञान उसे मिलता है, वो और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से अपना शिक्षण कर सकता है, छात्रों को, बालकों को सिखा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इन अगर अनुभव मिल जाए, अगर जो शिक्षक है उसका अनुभव मिल जाए, उसको प्रशिक्षण दे दिया जाए, ट्रेनिंग तो उसको पढ़ाई के दौरान ही मिल जाती है। ठीक है, जब जॉब ज्वाइन होती है तभी भी उसको ट्रेनिंग मिल जाती है, पर उसका अनुभव अगर उसके साथ मिल जाए, यानी 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, ऐसे कुछ अनुभव भी इसको मिल जाए, तो उससे वो बहुत बेहतर पढ़ाएगा, बल्कि बहुत बेहतर तरीके से क्लास मैनेजमेंट कर पाएगा, ठीक ढंग से बच्चों का मार्गदर्शन कर पाएगा। न सिर्फ शिक्षक बल्कि वो एक अच्छा मेंटोर, अच्छा मार्गदर्शक भी बन पाएगा। तो ट्रेनिंग जब एक्सपीरियंस के साथ मिलती है, या एक्सपीरियंस जब ट्रेनिंग के साथ मिलता है, अनुभव जब हमारे प्रशिक्षण के साथ मिल जाता है, तो हम और बेहतर कार्य कर पाते हैं और बेहतर रिजल्ट, परिणाम दे पाते हैं। यही यहां पर बताया गया। ठीक है, अब इनका आपस में संबंध क्या है, इसमें रिलेशन क्या है, अंतर संबंध क्या है, उसकी अगर बात करें तो ये जो प्रशिक्षण है यानी कि ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, कोरिलेशन क्या है, संबंध क्या है, अगर बात करें तो पहली बात, प्रशिक्षण से ये पता चलता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। तो प्रशिक्षण बताता है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। ठीक है, दूसरा कि अनुभव से पता चलता है, एक्सपीरियंस से पता चलता है कि किस हम कब क्या करने से कैसा परिणाम निकला, है ना। जैसे आप फ्रेशर टीचर हो, पहले साल पढ़ाओगे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, फिर अगले साल आपने कुछ चेंज किया तो रिजल्ट आ गया, तो आपको समझ में आ गया कि कब क्या करना होता, क्या नहीं करना होता, किस तरह के छात्रों को कैसे टैकल करना होता है, किस तरह के छात्रों को कैसा एग्जाम्पल, उदाहरण देकर समझाना होता है, आपको अनुभव आ जाता है, समझ में आ जाता है। तो अनुभव से आपको पता चलता है कि कब और कैसे, किसके लिए कितना उपयोग करना है अपने ज्ञान का, किस तरह से उपयोग करना है, ये समझ में आ जाता है। फिर जब ये दोनों मिल जाते हैं तो शिक्षक जो है तकनीकी रूप से, टेक्निकल रूप से अगर देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा एबल यानी कि सक्षम हो जाता है अपने व्यवहारिक प्रैक्टिकल नॉलेज देने में, आसपास की चीजों को सिखाने में। तो दोनों मिलकर शिक्षक को तकनीक रूप से सक्षम और व्यवहारिकता में निपुण बना देते हैं, वो एक्सपर्ट हो जाता है अपने काम में, अपने स्किल में। और ये तभी हो पाता है जब प्रशिक्षण का संगम होता है किससे, अनुभव से, यानी कि एक्सपीरियंस से, यानी जब ट्रेनिंग मिलती है किससे, एक्सपीरियंस से। ठीक है, तभी जाके शिक्षक के एकदम उच्चतम स्तर के गुण जो है, स्किल्स जो है बाहर आते हैं। तो इस तरह से ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण और अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस आपस में क्या है, संबंध है। ये दोनों कैसे मदद करते हैं शिक्षा में। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, शाला विकास में शिक्षक एवं समुदाय के बीच समन्वय, यानी कि स्कूल के डेवलपमेंट में, विद्यालय के डेवलपमेंट में शिक्षक और समुदाय यानी कि सोसाइटी जो है और शिक्षक जो है, समाज जो है और शिक्षक है, इनके बीच आपस में समन्वय, संबंध जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब एक शिक्षक कैसे पढ़ा रहा है, किन मेथड से पढ़ा रहा है, अगर उन मेथड्स को समाज का आप कह सकते हो सपोर्ट ना मिले, अगर समाज उसके लिए राजी ना हो, तो शिक्षक अपना बेहतर 100%, 100% नहीं दे पाएगा, बेहतर तरीके से सिखा नहीं पाएगा। तो एक शिक्षक के पास समाज का कॉन्फिडेंस, समाज का भरोसा होना चाहिए ना। समाज जो है उस शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, उस पर भरोसा दिखाना चाहिए कि हाँ आप पढ़ा रहे हैं तो हमारे बच्चों को तो अपने हिसाब से पढ़ाइए, अपने हिसाब से देख लीजिए, बच्चा सीखना चाहिए, सुधरना चाहिए, इस प्रकार की चीजें अगर समाज ऐसा भरोसा करता है, आमतौर पर तो पूरा समाज ऐसा ही बोलता है शिक्षक को कि सर आपको जैसा लगना है, मैम जैसा आपको लगना, पढ़ाइए, इसको सुधार दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, बेहतर रिजल्ट आना चाहिए बस, है ना। तो ये भरोसा अगर रहेगा तो एक शिक्षक बहुत निश्चिंत हो जाता है कि हमें तो पूरी छूट मिली, हम जैसे पढ़ाएंगे बस रिजल्ट आएगा, भरोसा रहता है, कॉन्फिडेंस भी आता है। तो ये चीजें आपस में जब जुड़ी होती है, यानी समाज, समुदाय और शिक्षक की आपस में जुड़ी हैं, इनका भरोसा, आपस में एक दूसरे का संबंध बहुत जरूरी है शिक्षक के विकास में, साथ ही साथ छात्रों के विकास में भी। ठीक है, तो वही हम बात करेंगे। तो शाला विकास में शिक्षक एवं समुदाय के बीच समन्वय, समन्वय का मतलब आपसी रिलेशन, आपस में अंडरस्टैंडिंग का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि इसी से शिक्षक का विकास होगा, इसी से समाज का विकास होगा, समुदाय का भी, और इसी से छात्र का भी विकास होगा। इन आपस में इन तीनों का जुड़ाव है और आपस में इन तीनों का विकास तभी हो पाएगा जब आपस में इनका समन्वय यानी संबंध यानी रिलेशंस अच्छे बने रहे। ठीक है, अब इनको हम कुछ खास पॉइंट से समझ सकते हैं। नंबर 1, शिक्षकों तथा अभिभावक जो होते हैं, पेरेंट जो होते हैं ना, तो शिक्षकों और अभिभावकों के बीच का जो अनुभव रहेगा, अब
शिक्षक जो है वो क्लास में बच्चों को देख रहा है, स्कूल में देख रहा है, और घर पे बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है नहीं पता, पर उसे अभिभावक से यानी कि पेरेंट्स से क्या मिलते रहेगा, फीडबैक मिलते रहेगा कि घर पे पढ़ता है नहीं पढ़ता है। तो दोनों के बीच अगर अच्छे रिलेशन होंगे, बातचीत होती रहेगी, टीचर पेरेंट मीटिंग होती रहेगी, तो शिक्षक और जो पेरेंट्स अभिभावक है दोनों जानेंगे छात्र के परफॉर्मेंस के बारे में। तो छात्र जो है दोनों जगह से उसका सही फीडबैक मिलेगा, तो सही विकास किया जा सकता है उसका। ठीक, और क्या, विद्यालय में सुधार किया जा सकता है, अभिभावकों से फीडबैक मिलेगा, घर पर नहीं पढ़ता है, मैथ्स कमजोर है, ऐसे करता है वैसे करता है, तो टीचर उसी प्रकार से उसका इलाज करेगा, यानी उसी प्रकार से उसको सुधारेगा स्कूल में लाकर, है ना। तो विद्यालय में सुधार किया जा सकता है। छात्रों की समस्याओं का समाधान होता है। कई बार छात्र जो है अपनी सारी बातें माँ बाप को नहीं बता पाते, तो शिक्षक मदद कर देता है, शिक्षक से शेयर करते हैं। कई बार वो शिक्षक से नहीं बता पाते, तो माँ बाप मदद कर देते हैं, माँ बाप से सहायता मिल जाती है। तो छात्रों को सहायता मिल जाती है अगर शिक्षक और अभिभावक या समुदाय इनके बीच समन्वय यानी संबंध अच्छा हो। तो शाला का विकास होता है, स्कूल का डेवलपमेंट ऑब्वियसली होगा। अगर छात्र का डेवलपमेंट हो रहा है, छात्र का विकास हो रहा है, तो स्कूल का भी अपने आप डेवलपमेंट होगा ही होगा। फिर छात्रों को, शिक्षकों तो अभिभावकों को दोनों से नैतिक शिक्षा मिलती है, वो दोनों जगह से मोरल एजुकेशन, अच्छे संस्कार, अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, अभिभावक से भी और शिक्षकों से भी। तो ये सब पहलू, ये सारे बिंदु जो है महत्वपूर्ण है, जरूरी है शिक्षक और समुदाय के समन्वय के लिए, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, समझ में आ गया है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विद्यालय के पारंपरिक कार्य को समझाइए। यानी नॉर्मली जो पारंपरिक यानी जो कार्य होते हैं, आमतौर पर नॉर्मली जो काम स्कूल करता है, विद्यालय करता है, वो क्या कार्य होते हैं उनको बतलाना है ना। आमतौर पर स्कूल में होता क्या है, तो बड़ा आसान है, हम खुद भी स्कूल में पढ़े और हम लोग खुद भी स्कूलों को देखते आए हैं, तो हमें पता है कि स्कूल में आमतौर पर क्या होता है ना, उसी की बात करनी है। तो स्कूल में आमतौर पर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा मिलती है, पर मुख्यतः औपचारिक यानी कि फॉर्मल औपचारिक शिक्षा मिलती है। फॉर्मल औपचारिक शिक्षा यानी किताबी ज्ञान वगैरह सब मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मुख्य विद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य पारंपरिक तौर से देखें तो आजकल तो स्कूल्स एक्टिविटीज कराते हैं, स्पोर्ट्स कराते हैं, योगा वगैरह भी कराते हैं। आजकल तो बहुत सारी चीजें होने लगी है स्कूल में, डांस क्लास से लेके बहुत सारी चीजें है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज से लेके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से लेके बहुत सारी चीजें शालाओं में, विद्यालय में होने लगी हैं। पर ये परंपरागत नहीं है, ये नॉन कन्वेंशनल है, यानी गैर परंपरागत है। अगर परंपरागत की बात करें, यानी शुरुआत में आमतौर पर नॉर्मली शुरू से क्या होते आता है स्कूलों में, किस प्रकार की कार्य होते हैं, किस प्रकार की शिक्षा मिलती है, उसकी बात करें तो आमतौर पर स्कूलों में जो है औपचारिक यानी कि फॉर्मल एजुकेशन मिलता है। औपचारिक शिक्षा किताबी ज्ञान, सब्जेक्ट्स जो रहते हैं हमारे, उनका नॉलेज दिया जाता है। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, यानी आप देखो कल्चरल, आप कह सकते हो कंजर्वेशन, यानी जो हमारी संस्कृति है हमारे देश के समाज की, उसकी रक्षा करना। स्कूल में इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहते हैं जिस प्रकार की संस्कृति होती है। सामाजिक, मानसिक, नैतिक इस तरह का विकास भी होता है ना, सोशल, आप कह सकते हो मोरल, और साथ ही साथ मेंटल, इस तरह के डेवलपमेंट, इस तरह का विकास, इस तरह के मार्गदर्शन समझाइश विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा, विद्यालय परिवार के द्वारा उन्हें दी जाती है। ठीक है, बच्चा जो है इसी के माध्यम से विकास करता है, इसी के माध्यम से वो एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। ठीक है, वो स्कूल का ज्ञान उसे यहीं से प्राप्त होता है। ये सारी चीजें बच्चे को मिलती है, जिसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सब कुछ छात्र का पॉसिबल हो पाता है यहीं से। अगला है कि विद्यालय के प्रमुख पारंपरिक कार्य क्या है, अगर उसकी बात कर लें, ये तो एक थ्योरेटिकल हो गया, अब कुछ पॉइंट्स में समझना है मेनली कि मोस्टली पारंपरिक यानी कौन से आमतौर पर काम स्कूल करवाता है। तो पहली बात, ज्ञान का हस्तांतरण, यानी कि ज्ञान जो है वो हस्तांतरण होता है, ज्ञान का ट्रांसफर होता है ना। शिक्षक के पास ज्ञान होता है, वो अपने पास से स्कूल में जो ज्ञान होता है वो बच्चों तक पहुंचाया जाता है। दूसरा, समाजीकरण, सोशलाइजेशन होता है बच्चों का, बच्चे समाज में रहने लायक बनते हैं, समाज का सामना करने लायक बनते हैं। फिर व्यक्तित्व का विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट, हर एक व्यक्ति का विकास होता है, उसके अंदर जो गुण होते हैं और उभर कर बाहर आते हैं। ठीक है, और भावी जीवन की तैयारी, आने वाले जीवन की, फ्यूचर की तैयारी, अच्छा करियर, अच्छा जीवन, इसी तैयारी हो जाती है। फिर अनुशासन और नैतिकता, डिसिप्लिन, मोरालिटी, ये सब आ जाती है कि डिसिप्लिन रहे, अनुशासन रहे, है ना, नियम कानून का पालन करे, अच्छा नागरिक बने, नैतिकता रहे, उसके अंदर इंसानियत रहे। ये सारी चीजें जो है ये स्कूल में इतना मुख्य कार्य होता है, पारंपरिक कार्य होता है, इतना तो करना ही करना है किसी भी स्कूल में। हाँ, इसके अलावा भी आजकल स्कूल बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं, पर ये जो है ये आप कह सकते हो एकदम न्यूनतम है, इन्हें तो करना ही करना होता है। पारंपरिक रूप से हर स्कूल छोटा बड़ा जैसा भी हो, इस तरह के कार्य तो करता ही करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अंतिम प्रश्न हमारा ये। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीटीई जिसे कहा जाता है, जो भारत वर्ष में, पूरा देश भर में शिक्षकों के मापदंड तैयार करते हैं, शिक्षा संबंधी जो नियम कानून होते हैं एनसीटी ही बनाता है, तो वही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इनके कोई दो कार्य की बात करें तो भाई इनके अगर कार्यों की बात करें तो इनके दो कार्य में से एक है विद्यालय शिक्षा से संबंधित अध्ययन एवं पर्यवेक्षण करना, यानी स्कूल एजुकेशन से संबंधित
जो भी चीज होगी उसका रिसर्च करना, उसकी स्टडी करना, उसमें सुधार करना, जरूरत के अनुसार बदलाव करना, ये सब काम किसका है? एनसीटी या फिर एनसीईआरटी, इन्हीं का काम होता है। दूसरा, विद्यालय शिक्षकों के लिए उन्नत स्तर के प्रशिक्षण की व्याख्या करना, यानी स्कूल के जो टीचर्स होंगे उनके लिए एक अपर लेवल तक का, एक बढ़िया लेवल तक का, एक अच्छे स्तर का क्या करना? प्रशिक्षण, कैंप लगाना, प्रशिक्षण प्रदान करना, उनके लिए ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाना जिससे एक अच्छे शिक्षक तैयार हो सके, अच्छे मापदंड तैयार करना शिक्षकों की, ये किसका काम है? ये सब एनसीटी एनसीईआरटी इन्हीं का कार्य होता है। यही लोग क्या करते हैं? शिक्षा का मानक स्तर तय करते हैं, शिक्षकों का मानक स्तर तय करते हैं। कितनी एज में टीचिंग की एग्जाम दे सकते हैं, कितने एज वाले कौन सी टीटी एग्जाम दे सकते हैं, शिक्षक के लिए मिनिमम डिग्री कौन सी होनी चाहिए, ये सब इन्हीं का काम है, ये सब यही डिसाइड करते हैं, इनका ही प्रमुख कार्य है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न था, ये हमारी इकाई और 5वीं इकाई अंतिम यहीं पर समाप्त होती है। ये जो हमारा पूरा विषय है इसके बाद ये समाप्त है। इसके अलावा अन्य विषयों के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो प्लीज जरूर चेक कर ले चैनल पर, और अन्य विषयों के जो बचे हुए वीडियोस है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चेक जरूर कर लीजिएगा। संपूर्ण कोर्स जरूर परचेस कीजिए, जिससे आपका 90+% डिस्टिंक्शन के साथ अपना डिप्लोमा आप डीएलएड का बना सकते हो, 90+% स्कोर कर सकते हो। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप के लिंक है, वहां से आप ऐप पर डाउनलोड करेंगे और कोर्स परचेस कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।